गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल। नेचर में जब सारे प्लैनेट्स बन रहे थे नए नए, ठीक है, तब हमारा अर्थ जो है वो भी एक तरह से जो रॉ मटेरियल था स्पेस का, उसी से हमारा जो अर्थ है वो फॉर्म होना शुरू हुआ था। ठीक है, हमें मालूम है कि कंटिन्यूसली स्पेस के अंदर लगातार नई नई चीज़ें बनती रहती हैं और नई नई चीज़ें टूटती भी रहती हैं। ठीक है, मतलब स्टार्स हैं या फिर प्लैनेट्स हैं या फिर गैलेक्सीज हैं, वो स्पेस में हर दिन नई गैलेक्सी बनती है, हर दिन नई गैलेक्सी डिस्ट्रॉय भी होती है। फाइन, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं हमारे अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे आया। ठीक है, अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, देखो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो वजूद है वो उसकी ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अर्थ ने जो गैस को कैप्चर करके रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जिस प्लेनेट की ग्रेविटी जितनी पावरफुल होती है वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उतना ही डेंस होता है, उतना ही घना होता है और उसका रेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, देखिए तो आप 1600 किलोमीटर, 1000 to 1600 किलोमीटर तक होता है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, मतलब पृथ्वी की सतह से 1000 से लेकर 1600 किलोमीटर तक ऊपर होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे अर्थ का एक कैपेसिटी है कि यहाँ तक वो जो एयर है उसको अपनी ग्रेविटी में वो बांधे रखे हुए, बाइंड किए हुए। ठीक है, इसी तरह अलग अलग प्लेनेट, मान लीजिए जैसे मून है, वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसलिए वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा लाइट है, ना के बराबर, और इसीलिए वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो होती है हमारी, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 भागों में बांटा गया है। सरफेस से लेकर के लास्ट जहाँ तक भी गैसेस अवेलेबल हैं वहाँ तक पूरा एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, जनरली हम जो एटमॉस्फेयर का मीनिंग समझते हैं वो सिर्फ होता है 17 to 20 किलोमीटर, मतलब 17 से 20 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर एक्चुअल में होता है। उसके बाद का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और उसमें हमारे काम की कोई गैसेस भी अवेलेबल नहीं होती है। बट फिर भी चाहे वो लाइट हो पर फिर भी गैसेस हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर को जो है वो पूरा 1000 किलोमीटर तक कंसिडर किया गया है। 1000 किलोमीटर तक हमने कंटिन्यू मतलब उसको माना जाता है कि 1000 किलोमीटर, या कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं वो 1600 किलोमीटर तक भी उससे माना जाता है। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं सरफेस से। अर्थ के सरफेस से लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है 17 से 20 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 17 to 20 किलोमीटर तक का जो रेंज है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। हिंदी में उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, पहली चीज तो जितनी भी गैसेस जिनके बारे में हम जानते हैं या जो हमारी डेली लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, वो सारी गैसेस का मैक्सिमम पार्ट जो है वो यहीं पर होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के पार्ट्स में गैसेस है ही नहीं है, बट मैक्सिमम जो पोर्शन है उनका वो इसी पार्ट में होता है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। गैस कौन कौन सी, जैसे कि देखिए नाइट्रोजन है हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 3 मेजर गैसेस हैं जो कि हमारी लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, ये तीनों गैसेस का मैक्सिमम अमाउंट इसी ट्रोपोस्फीयर के अंदर होता है। ठीक, इसकी जो हाइट है सरफेस से कहाँ तक कंसीडर किया जाता है, ये 17 to 20 किलोमीटर, 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि आप अगर यहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाते हो, मतलब अगर आप सरफेस पर हो और सरफेस से फिर आप गए 165 मीटर ऊपर, मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर गए, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाओगे, मतलब 450-500 फीट की ऊंचाई पर जब आप जाओगे, तो जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है या 25 डिग्री है, तो वहीं अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 डिग्री, मतलब कि 24 डिग्री। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर क्या होती है, बर्फ गिरती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, तो सरफेस पर जो टेम्परेचर है, धीरे धीरे आप जब ऊपर की ओर बढ़ोगे तो 165 मीटर की आप जब हाइट पर होगे, एल्टीट्यूड पर होगे, तो 1 डिग्री का टेम्परेचर में फर्क आना शुरू हो जाता है। फाइन, फिर अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो दैट मीन्स कि यहाँ का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 6.4
डिग्री का, मतलब कि डिग्री 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। सरफेस पर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो वहाँ पर 24 डिग्री होगा, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री और कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे, केवल ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की, ठीक है, क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर आप अगर अब नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, मतलब डाउन टू अप जा रहे हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि सारे जो भी आपके पर्वत हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, या फिर आपकी मैक्सिमम गैसेस हैं, वो सब इसी आपके पार्ट में है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या क्या और क्वालिटीज या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज तो सबसे लोअर लेयर है, मतलब जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत। हम देख ही रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारा कौन सा, एक्सोस्फीयर, यहां से सबसे नीचे वाला आपका सरफेस कौन सा है, लोअर लेयर है, जो हमारा क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, ठीक। दूसरी बात कि यहाँ पर जो गैसें हैं, ठीक है, यहाँ की जो हवा है ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है। डेंस का मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, ऊपर वाले लेयर की अपेक्षा, ठीक है। हवा का घनत्व मतलब डेंसिटी ऑफ एयर जो है इस मंडल में, इस स्फीयर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब फिर मौसमी घटनाएं, मतलब वेदर से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट है, ठीक है, जैसे बारिश का होना, ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, सर्दी का मौसम आया, ठीक है, विंटर आपका जो है फ्लावर्स जिसमें ग्रो करते हैं वो वाला मौसम आया, या फिर पतझड़ का मौसम आया किसी भी तरह का कोई भी मौसम की होने वाली जो घटनाएं वो सब किस मंडल में होती है, इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि बारिश होगी तो इसी में होगी, इसके ऊपर कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए अगर समर सीजन आया, गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी भी, टेम्परेचर भी यहीं पर इंक्रीज होगा, इनका जो टेम्परेचर है वही रहता है हमेशा, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे वो सब इसी लेयर के अंदर होंगे, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपकी जो लाइफ के लिए जो कंडीशंस है, सुटेबल कंडीशंस, वो कम होती जाएंगी। मतलब जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो ऊपर के एटमॉस्फेयर में नहीं अवेलेबल है, वो सब कौन से एटमॉस्फेयर में, नीचे के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी इसी के अंदर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है। ग्रीन का मतलब, ग्रीन हाउस मीन्स घर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा, मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए हमारी अर्थ पर हमें पता है कि जो फील्ड होती है उस पर एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। अब अर्थ पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर खेती करना, एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक जैसे बहुत ज़्यादा जो ठंडी जगह है, ठीक है, वहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ही ग्रो करती हैं जो ठंड सहन कर सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने सुना है ना कि सेब जो होता है वो कहाँ होता है, कश्मीर में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा ठंड होती है। या फिर जो भिंडी है हमारी सब्जी, वो कहाँ होती है, गर्मियों वाली जगहों पर होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कोई भी सब्जी आप लगाते हो, अब ऐसा तो है ही नहीं कि कश्मीर के जो लोग हैं या जो ठंडी जगह पर रहने वाले लोग हैं वो हमेशा सेब फली खाते रहेंगे, उनको दूसरी सब्जियां भी चाहिए, पर वो सब्जियां वहाँ पर ग्रो नहीं करती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े ग्लास के हाउसेस बनाते हैं, इस तरह से कांच के घर होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े, अपनी जितनी भी उनका खेत होता है उसके पूरे के ऊपर वो क्या बना देते हैं, कांच के घर, ठीक है, ग्लास के हाउस। और उन ग्लास के हाउस के अंदर फिर वो ग्रो करते हैं, वो अंदर, उसके अंदर इस तरह से कुछ भी आपकी सब्जी जो भी है वो लगाते हैं और उसके अंदर वो अपना जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है, ग्लास का हाउस बनाने से क्या होता है कि हमारा जो ग्लास होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो सन रेज है, जो हीट है, उसे अपने अंदर आ जाने देता है, बट अंदर से बाहर जाने नहीं देता है। मतलब कि अगर ये सन है, ठीक है, यहाँ से अगर सनलाइट आया तो वो ग्रीन हाउस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो तो किसका बना हुआ है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। तो यहाँ से लाइट जो है वो अंदर चला जाएगा, बट लाइट से जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी वहाँ से बाहर
नहीं जा पाएगी। मतलब एक तरह से अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 10 से 15 डिग्री का उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम धूप में खड़े हो और छांव में खड़े हो, दोनों जगह के टेम्परेचर में 15-16 डिग्री का अंतर होता है। धूप में अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है तो छांव में वही टेम्परेचर कितना होगा, 25 से 26 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए ग्रीन हाउस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ग्रीन हाउस ने क्या किया कि सन की जो लाइट है उसको अंदर आने दिया, गर्मी अंदर आने दी, बट अब उस गर्मी को उसने क्या कर लिया है, अपने अंदर ही रोक लिया है और वो उसको बाहर जाने नहीं देता है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और जो प्लांट है वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब एटमॉस्फेयर में ये इफेक्ट कैसे बन रहा है, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर में तो कोई हम कांच का घर नहीं बना रहे हैं कि भाई पूरी पृथ्वी पर ही हमने ग्लास का एक शेल्टर लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर ग्रीन हाउस कैसे बन रहा है, ये वाला जो सेक्शन है जिसको हमने क्षोभ मंडल कहा, वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% अवेलेबल है। ठीक है, मतलब बहुत कम है। बट अभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट और बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, हर वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी भी सेम वही प्रॉपर्टी होती है जो कि ग्लास की होती है। दैट मीन्स वो भी क्या कर रही है, वो भी सन रेस को अंदर तो आने दे रही है, गर्मी को अंदर तो आने दे रही है, बट वापस बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमें नुकसान क्या है भाई, पहाड़ों पर तो ये हमारे काम की चीज़ है, बट पूरे एटमॉस्फेयर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे नुकसान क्या होने वाला है, उससे नुकसान ये होता है कि जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, ठीक है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग रही है। ठीक है, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि हर साल जो ग्लेशियर है हमारे वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ग्लेशियर मतलब बर्फ के जो पहाड़ है वो धीरे धीरे उनकी संख्या कैसी होती जा रही है, कम। किसकी वजह से कम हो रही है, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में कि वो सन रेस को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, सूर्य के जो प्रकाश है या सूर्य का जो गर्मी है उसको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं दे रही। ठीक है, जिससे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है। और पिघल कर कहाँ आ रही है, पिघल कर कहाँ आ रही है, वो समंदर में आ रही है, जिससे सी का वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है। अब उससे क्या नुकसान होता है, देखिए सी का वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, उनको उस वाटर एक्स्ट्रा जो वाटर लेवल है उससे नुकसान होने वाला, उनके घर डूब जाएंगे, उनकी जो भी खेती बाड़ी की जगह है वो डूब जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इसका एटमॉस्फेयर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब उसको आप ध्यान से समझो। उस इफेक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हालांकि देखिए जैसे समंदर जो होता है हमारा, सी जो होता है, इसके पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है बहुत सारा। ठीक है, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते हैं, किसी भी काम में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक होता है। ठीक है, बट पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी है, ठीक है, वो तो मीठा पानी है, मतलब वो तो पीने लायक पानी होता है। तो जैसे जैसे वो बर्फ़ पिघल कर समंदर में आ रही है तो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कि पहले समुद्र में 100 लीटर पानी था। ठीक है, मान लिया हमने कि समंदर में कितना पानी था, 100 लीटर, और उस 100 लीटर पानी में नमक कितना था, मान लो 10 किलो नमक था। ठीक है, 100 लीटर पानी है उसमें 10 किलो नमक था, ये हमने मान लिया, जूम कर लिया। ठीक है, अब पहाड़ों से बर्फ पिघल के आ गई, इसमें मिल गई। ठीक है, तो ये 100 से कितना हो गया, 120 लीटर हो गया। 20 लीटर पानी पहाड़ों से पिघल कर आ गया इसके अंदर, है ना। तो क्या हुआ कि पानी तो 120 हो गया पर नमक तो अभी भी उतना ही है।
नमक कितना है 10 kg है, मतलब सॉल्ट और जो वाटर का जो रेशो है वो बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की जितनी भी आपकी घटनाएं हैं, एटमॉस्फेयर के जितने भी इंसिडेंट्स है, जैसे बारिश है, ठीक है, आंधी तूफान है या हवाओं का चलना है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का पानी में मिलना, ठीक है, या सॉल्ट का पानी का वेपोराइज होना, ये सब केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें से हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उसी की वजह से पूरी जो एटमॉस्फेयर की रिएक्शंस हैं, ठीक है, बारिश टाइम पर नहीं होती है, हम देख ही रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसके क्या कारण है, उसके कारण है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रही है। तो बारिश ठीक से नहीं हो रही है, ठंड का मौसम में ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी के मौसम में बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, मतलब कि जो मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का चक्र बिगड़ गया है, उनका सबका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। बात समझ में आई कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैक्सिमम अमाउंट कौन से लेयर में होता है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। और इसकी वजह से सन की जो लाइट है, मतलब लाइट तो अंदर आती है, जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है। आप देखोगे कि जो सरफेस है, सरफेस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर पहाड़ों पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि पहाड़ तो जो मान लो यहाँ पर सन है हमारा, है ना, तो अब सन से अगर आप डिस्टेंस मेज़र करोगे तो सरफेस का डिस्टेंस ज़्यादा है और पहाड़ का डिस्टेंस कम है। हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, 8 किलोमीटर ऊंचा है लगभग, तो 8 किलोमीटर ऊपर तो सन के पास हुआ वो, तो मतलब यहाँ तो ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है, टेम्परेचर सरफेस पर ज़्यादा है, धरती की सतह पर तापमान ज़्यादा है और पहाड़ों पर कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो नीचे से गर्म होती है, जब सनलाइट आती है अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिलीज करना शुरू करती है, और रिलीज करती है दैट मीन्स कि सरफेस से रिलीज करेगी तो सरफेस पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और ऊपर जैसे 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 एटमॉस्फेयर में जाएगी हीट, तो हीट कम होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। फाइन, इस वजह से यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। फाइन, चलो, तो ये तो हमने बात कर ली ट्रोपोस्फियर की, क्षोभ मंडल की, जिससे सारी बातें जो है मैंने आपको लगभग इसमें बता दी है, ठीक। अब थोड़ी सी गैसों की भी बात कर लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसी में गैसें हमारी मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल है, तो उन गैसों की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैस का होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का। कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में, 78%, ठीक है। और इस 78% में से लगभग 60% इसी में होता है, इसी स्फीयर में होता है, बाकी फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, जिसका प्रतिशत होता है 78%, ठीक। ऑक्सीजन जो है उसका जो अमाउंट होता है वो होता है लगभग 20.97, जिसे हम अप्रॉक्स 21% भी मानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना उपस्थित है, 21%, 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस बाकी के 1% में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बता ही दिया था आपको, 0 ये 3% होती है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो गैसेस का, वो इसी में परसेंटेज, मतलब कि मेन जो गैसें है हमारी वो दो ही गैस है बस। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, वो क्या कर रही है, वो तो बहुत कम अमाउंट में है, बट इसका अमाउंट तो हम खुद ही बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए नुकसान कर रही है, फिर भी उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मेन जो गैस है जो नेचर ने हमको दी है वो नाइट्रोजन दी है और ऑक्सीजन दी है। तो चलो, अब नाइट्रोजन का क्या काम है भाई, देखिए, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है, एक इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय गैस। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है। कैसे अक्रिय होती है, देखो कि नाइट्रोजन जो गैस है हमारी, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं जो आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में, जैसे मैंने नाइट्रोजन को कभी भी हम अकेला N नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे, N2, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, और उस अणु में 2 परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं नाइट्रोजन के। अब ये अक्रिय गैस क्यों है, देखो अक्रिय गैस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दोनों नाइट्रोजन के परमाणु हैं, इनका अगर हम विन्यास देखेंगे, ठीक है,
इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि नाइट्रोजन के एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका विन्यास लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब जिन लोगों को शायद केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको शायद ये समझ में ना आए, ठीक है, बट आप सिर्फ इतना समझिए कि नाइट्रोजन का जो अंतिम कक्ष होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो अंतिम कक्ष होता है, अंतिम ऑर्बिटल होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि ये कोई भी ऑर्बिटल को स्टेबल कब माना जाता है, जब या तो वो पूरा भरा हो या फिर वो आधा भरा हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन कैसी है, हाफ फिल्ड है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, दो दो हर सेक्शन में आ सकते हैं, पर यहाँ पर कितने हैं, 3 ही हैं। मतलब कि ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, ये अर्धपूरित है। और वैज्ञानिकों ने ये माना है कि अगर किसी गैस का या किसी भी तत्व का अंतिम कक्ष अर्धपूरित हो या पूर्ण रूप से भरा हो, मतलब हाफ फिल्ड हो या पूर्ण रूप से भरा हो, उसको क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। मतलब कि नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस, जैसे ये एक नाइट्रोजन का परमाणु है और उसी तरह दूसरा नाइट्रोजन का भी परमाणु है, उसका भी सेम यही का यही कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन का एक अणु बन जाता है, जिसमें कि अंतिम कक्ष कैसा है, अंतिम कक्ष पूरा भरा हुआ है। और सिंगल नाइट्रोजन परमाणु का भी अंतिम कक्ष कैसा है, हाफ फिल्ड है, मतलब वो भी स्थिर है। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो एक स्थिर गैस है। स्थिर गैस मतलब वो किसी से भी आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। नाइट्रोजन ना तो ऊष्मा का चालन करती है, ठीक है, नाइट्रोजन में से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, मतलब ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक है। उसके बाद में वो क्या कर रही है, उसके बाद में वो ये कर रही है कि समस्त पेड़ पौधों जीव जंतुओं के लिए, ठीक है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सबके लिए नाइट्रोजन एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। आप देखोगे कि पौधों के लिए या जंतुओं के लिए हमारे अंदर भी कई सारे नाइट्रोजन के यौगिक हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपका यूरिया हो, या फिर पौधों को यूरिया डालते हैं हम, वो भी ज़रूरी है, तो वो भी किसका, नाइट्रोजन का ही बना हुआ है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड है वो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। बट ये गैस के रूप में जो है ये अक्रिय गैस है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर पूरा अक्रिय बना होता है। नहीं तो होता क्या कि अगर मान लो ये गैस सक्रिय होती, किसी से भी आसानी से अभिक्रिया कर लेती, तो ये क्या करती कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बना लेती, नाइट्रोजन कार्बन से अभिक्रिया करके कुछ और बना लेती। इस तरह से नाइट्रोजन का परसेंटेज तो कम हो जाता है एटमॉस्फेयर में। पर नाइट्रोजन जितना शुरू में जब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जब से अर्थ पर एटमॉस्फेयर बना है तब से लेकर अभी तक नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78%। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन ना तो किसी से अभिक्रिया करती है और ना ही किसी से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, ठीक है। हालांकि नाइट्रोजन की भी रिएक्शंस होती हैं, बट जितनी नाइट्रोजन कंज्यूम होती है उतनी ही नाइट्रोजन वापस क्या हो जाती है, उत्सर्जित भी हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन का जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो अब ये पूरा एक अक्रिय वातावरण बना रही अर्थ के चारों तरफ, है ना, नाइट्रोजन पूरा अक्रिय वातावरण बना रही है, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन हीट की कंडक्ट करने वाली गैस होती है, मतलब अपने अंदर से ऊष्मा को निकल जाने देती है, अपने अंदर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने देती, पास होने देती, तो क्या होता कि मान लो कि अगर अमेरिका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आग लगी हुई है, जैसे जंगलों में वहाँ पर आग लग जाती है अक्सर, तो उसकी जो हीट है वो हमको भी फील होती। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है और वो हीट को अगर कंडक्ट कर रही है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता। पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। जिस जगह पर आग लगी है उसी के आसपास ही तक उसकी हीट जो होती है वो रहती है, उसके बाहर वो किसी को इफेक्ट नहीं करती है। फिर और एक उदाहरण समझो कि जैसे कि इंडस्ट्री है कई सारी,
अब शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारखाने हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा गैसें निकलती रहती हैं। अगर नाइट्रोजन कैसी होती, अगर नाइट्रोजन किसी से अभिक्रिया करने वाली होती तो उसका दुष्प्रभाव दूर दराज के इलाकों में भी पड़ता, गाँव में भी पड़ता, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जो बिल्कुल पास पास में है उन्हीं पर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रही है? अक्रिय गैस है, वो जो जिस जगह पर जो घटना हो रही है उसको वो वहीं तक सीमित रखती है। ठीक है। तीसरी चीज वो क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट होने नहीं देती है, मतलब विद्युत को भी अपने अंदर से जाने नहीं देती है। नहीं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता? मान लो कहीं दूर बिजली गिरी तो उसका करंट हम सबको लगता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती तो, बट नाइट्रोजन कैसी है? इनर्ट है, अक्रिय है। इसीलिए आप चाहे एटमॉस्फेयर में आपसे थोड़ी दूर पर भी अगर बिजली गिरती है या कोई भी ऐसा स्पार्किंग वगैरह होता है तो उसका करंट हम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारी कैसी है? एक अक्रिय गैस है। और इसी वजह से अर्थ पर जीवन पॉसिबल हुआ है, अर्थ पर जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये तो थे नाइट्रोजन के काम। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में भी है। ठीक है। दूसरी बात बताते हैं। अब दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज अच्छा खासा है, 21% है। सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है, मतलब कि जीवन के लिए आवश्यक गैस है। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन जब तक नहीं जाएगी तब तक रेस्पायरेशन नहीं होगा। रेस्पायरेशन नहीं होगा तो हम अपने फूड से एनर्जी नहीं ले पाएंगे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित कोशिकाएं या जीवित जंतु हैं, वो सब मर जाएंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है। अब ऑक्सीजन का एक बुरा, आप इसको कह सकते हैं कि एक बुरा पहलू भी है। क्या पहलू है? कि ये बहुत ही बर्निंग गैस है, मतलब ये चीज़ों को जला देती है। ठीक है। जैसे कि मान लो पुराने टाइम पर जो होता था ना कि चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते थे, तो अगर चूल्हा बुझने लगता था तो उसको फिर फूका जाता था। ठीक है, फूकनी से। या फिर जो लोहार लोग होते हैं वो फैन लगाते हैं ताकि जो कोयला है वो अच्छे से जलता रहे और उनको टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो हवा से, जब हवा जलती हुई आग पर डाली जाती है तो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है वही उसको जलाने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा और ज़्यादा अमाउंट में होती तब भी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती क्या? नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तो सब कुछ जलाकर राख कर देती। तो हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती वायुमंडल के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट जो है वो उतना पहले नहीं होता था, बट चूंकि अब हम उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी कार वगैरह, सारा कुछ यही बना रही है, इसीलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें क्या देने लगी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाने लगी है और हमें नुकसान पहुंचाने लगी है। ठीक है। तो ये हमने सारी जो बात करी, ये करी हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। अब हम चलते हैं इससे ऊपर वाली लेयर पर। ठीक है। तो अगली जो लेयर है वो किसकी है बेटा? अगली जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल। ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई? यहां पर देखोगे आप कि जो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, भाई 20 तक तो यही वाला आपका एरिया है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 40 से 50 किलोमीटर तक जो है वो हमारा समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। अब इसके नाम से ही आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसा है? समताप। सम का मतलब समान और ताप का मतलब तापमान। मतलब कि इस जो वायुमंडल का ये जो हिस्सा है, इसका जो तापमान है ये कैसा होता है? ये स्थिर होता है। हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। फिक्स्ड टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है, फिक्स्ड टेम्परेचर, पहली चीज हो गई। अब दूसरी बात, इसकी क्या क्या खासियत है भाई? ठीक है। इसका रेंज तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर 20 से 50 किलोमीटर के एरिया में ये होता है। ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है? फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? फिक्स टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है वो हमेशा एक जैसी बनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज कब होती है? जब वहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। भाई तापमान अगर बढ़ेगा, गर्मी अगर बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर की जो रिएक्शंस है वो भी चेंज हो जाएंगी। अगर तापमान कम होगा, अगर जो ठंड है वो बढ़ेगी, तो भी एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है, मतलब एटमॉस्फेयर में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मतलब कि जो भी जीव जंतुओं में होने वाली केमिकल रिएक्शंस है वो सब डिस्टर्ब होंगी। बट यहाँ पर तो क्या है? फिक्स्ड टेम्परेचर है और यहाँ पर कोई लाइफ भी नहीं है, मतलब हमेशा यहाँ का तापमान एक जैसा बना होता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि ये एरोप्लेन्स जो होते हैं हमारे,
एरोप्लेन्स के लिए, एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि एरोप्लेन अगर यहाँ से उड़ता है तो अगर वो इस मंडल में रहेगा, मतलब ट्रोपोस्फीयर में अगर रहेगा, तो टेम्परेचर में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अब एरोप्लेन किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, और भी दूसरी कई सारी मेटल उसमें यूज होती है। अब हमें पता है कि मेटल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो लेंथ में भी बढ़ने लगती है, साइज में बढ़ने लगती है, मतलब उसका जो साइज और शेप है वो चेंज होने लगता है टेम्परेचर के साथ, ठीक। फिर प्रेशर जो है वो भी चेंज होता है यहाँ पर। अब टेम्परेचर यहाँ का फिक्स्ड है और इसलिए यहाँ का जो प्रेशर भी है वो भी ऑलमोस्ट फिक्स है, फिक्स तो हम नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। अब यहाँ का तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। हम तो बोल ही रहे थे कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री का फर्क आता है, मतलब जो एरोप्लेन अगर नीचे से जमीन से ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और जब वो हाइट पर जाएगा, ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर गया, तो उसका टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आ गया, ठीक है, 100 डिग्री का। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरोप्लेन के उड़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाने से एरोप्लेन को प्रॉपर स्पीड भी मिलती है, उसके सारे फंक्शंस प्रॉपर अच्छे से काम करते हैं, और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि मेटल को फिक्स टेम्परेचर मिल जाता है, फिक्स प्रेशर मिल जाता है, जिससे उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए एरोप्लेन को जनरली यहीं पर उड़ाया जाता है। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं अर्थ पर, कौन सी है, ओजोन लेयर, ठीक है। अब ओजोन लेयर, ओजोन जो परत है हमारी कहाँ पर है, वो है हमारे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर पर। ओजोन लेयर क्या होती है भाई, ओजोन लेयर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओजोन लेयर क्या होती है, ऑक्सीजन से ही बनी एक गैस होती है, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर बनाते हैं और उसको क्या बना देते हैं, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, है ना। अब ये काम क्या करती है, ओजोन लेयर जो है सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होते हैं, हानिकारक किरणें होती है, उनको वो फिल्टर कर देती है, एक तरह से मैक्सिमम जो रेज है उनको रोक लेती है, जिससे कि वो अर्थ पर नहीं आ पाते हैं, और इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है। जैसे ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, उनको ओजोन लेयर जो है वो सोख लेती है, फाइन। और सोखने के बाद वो क्या करती है, सोखने के बाद वो हमारी रक्षा करती है उससे। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाती, अर्थ के सरफेस पर आ जाती, हम तक पहुंच जाती, तो वो हमें क्या करती है, हमें कई तरह की बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न कर सकती है, कई तरह की डिजीजेस के होने का कॉज होता है वो, जैसे स्किन कैंसर होता है, या स्किन बर्न हो जाती है, या फिर म्यूटेशन तक हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक आप उसके अंडर में रहोगे। जिस जगह पर ये सनलाइट पड़ती है अल्ट्रावायलेट, वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो सन से आपकी सेफ्टी कर रहा है वो कौन कर रहा है, ओजोन लेयर, ठीक है। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि जो ओजोन लेयर बनती है, O3 बनती है, वो इसकी प्रेजेंस में ही बनती है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज इसी की उपस्थिति में ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज तो अंदर तक आ जाती है, अब अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2, इसके साथ एक और आपका एटम जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, O3। तो मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर से आ रही है उनका यूज कर लिया जाता है ओजोन को बनाने में, और इसी वजह से ओजोन हमारी रक्षा कर पाती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। ओजोन बनने का एक और रीजन होता है, जब एटमॉस्फेयर में बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है। हमें पता है कि एक बार जब बिजली कड़कती है या चमकती है या लाइटनिंग होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या फिर जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएट कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी टेम्परेचर पर, उसी वेरिएशन पर ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीजन वाली। मतलब अगर मैं लिखूं कि ये देखो ओजोन गैस कैसे बन रही है, तो O2 प्लस O, O2 प्लस O, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं तो ये क्या बन जाएगी, O3 बन जाएगी। मतलब ओजोन गैस हमें अल्ट्रावायलेट रेस से कैसे बचाती है, कि क्योंकि वो बनी उसकी होती है ना, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करके ही ऑक्सीजन ओजोन बनाती है, फाइन। अब ओजोन लेयर जो है बन तो गई, ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में कई जगहों पर जिनको हम बोलते हैं होल्स मिल रहे हैं, मतलब ओजोन की जो लेयर है वहाँ से पतली होती जा रही है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ऑब्वियसली हमारे ही द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक यौगिक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोलते हैं। ठीक है, ये CFC कहाँ से बनता है? ये जो CFC है आपका, ये बनता है आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं और AC होते हैं, इनसे निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, और इसीलिए इसके उत्सर्जन को रोकना बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा कि ओजोन लेयर जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी और अर्थ पर जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फाइन, चलो, तो ये हो गई समताप मंडल की बात। अब इससे ऊपर और चले हम, इसके ऊपर होता है मीजोस्फीयर। ठीक है, जो कि कितना होता है बेटा, 80 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, 80 किलोमीटर की रेंज होती है, 80 किलोमीटर की, और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -85 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि ऊपर जैसे जैसे आप जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। हम देख ही रहे हैं कि यहाँ से आप देखोगे कि अर्थ के सरफेस से लेकर आप यहाँ तक जा रहे हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अर्थ मैंने बताया कि नीचे से ही गर्म होना शुरू होती है। फाइन, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उल्का पिंड वगैरह आपके अर्थ पर गिरते हैं, एस्टेरॉइड्स वगैरह, है ना, जो कि आते रहते हैं हमेशा और अर्थ पर गिरते रहते हैं, तो वो या इस लेयर में आने पर ही जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कोई एस्टेरॉइड जो है आपका इतना बड़ा है ना, तो वो इस लेयर पर जैसे ही आता है तो वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है और जलते 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 बहुत ही छोटा सा हिस्सा अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाता है, और इसीलिए वो एक तरह से हमें उससे बचाती है। अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो पूरी तरह से जल जाते हैं, अगर वो थोड़े से वेट गेन कर रखा है, मतलब थोड़ा सा अगर बड़े हैं, तो ही वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाते हैं। अदरवाइज ये जो इतनी सारी लेयर्स हैं वो यहीं से जलना शुरू हो जाता है और नीचे आते आते वो जल जाता है। ठीक है, तो मीजोस्फीयर जो है हमारा, उसकी रेंज कितनी है बेटा, 80 किलोमीटर तक। उसका टेम्परेचर कितना है, -85 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर और कम हो रहा है। ठीक, फिर ये काम क्या करता है, उल्का पिंडों से हमें बचाता है, मतलब कि इसमें भी एयर की डेंसिटी है, भले ही डाइल्यूट है, एयर की डेंसिटी कम है, बट एयर अवेलेबल है। अगर एयर नहीं होती तो फिर ये जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं, ये जो जल रहे हैं, ये किसकी वजह से जलते हैं, एयर के फ्रिक्शन की वजह से जलते हैं। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला, आप जाओगे तो थर्मोस्फीयर, तापमंडल, जिसकी रेंज जो होती है वो 80 किलोमीटर से 640 मतलब 640 किलोमीटर तक होती है। 80 to 640 मतलब 80 से 640 किलोमीटर तक कौन सा मंडल होता है, तापमंडल। ठीक है, अब इस तापमंडल में क्या, इसका नाम तापमंडल क्यों दिया गया, इसका तापमंडल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस लेयर में आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अभी तक टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सरफेस से लेकर के और मीजोस्फीयर तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सरफेस से लेके मीजोस्फीयर पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, परंतु जब मीजोस्फीयर से आप ऊपर जाते हो, कहाँ तक जाते हो, तापमंडल के अंतिम छोर तक। ठीक है, मतलब कि थर्मोस्फीयर के अंतिम छोर तक आप जब जाते हो तो तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसके बढ़ने का क्या कारण है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो हर चीज़ जो होती है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हमने अभी कहा था कि अर्थ नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है। ठीक है, अब अर्थ ने जितनी लाइट सन से एब्जॉर्ब की है, उतनी लाइट को वो धीरे धीरे, उतनी हीट को वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, इमिट करती रहती है, उत्सर्जित करती रहती है, जिसकी वजह से तापमान क्या होता है, गर्म होता रहता है। बट उसकी जो हीट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, कहाँ तक, इस लेयर तक। ठीक है, इस लेयर तक उसकी हीट नहीं पहुंच पा रही, उसकी हीट कहाँ तक है, केवल यहाँ तक है। तो फिर ऊपर की लेयर को टेम्परेचर कहाँ से मिल रहा है, ऊपर की लेयर को टेम्परेचर मिल रहा है डायरेक्ट सन से। ठीक है, सन से टेम्परेचर मिल रहा है और इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ने लगता है। फिर दूसरी वजह उसकी क्या होती है, दूसरी वजह होती है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में भयंकर रेडिएशन होता है। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देने वाला रेडिएशन होता है। आप इसमें स्पेस में अगर जाओगे, आप किसी चीज़ से मरो या ना मरो, पर रेडिएशन से पक्का मरना तय है। ठीक है, क्यों भाई, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन से हमें बचाता कौन है, उसके बारे में अभी ऊपर बताने वाला हूँ। तो रेडिएशन जो होता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनसे निकलने वाला रेडिएशन हम लोग जानते हैं कि बहुत खतरनाक होता है।
तो जो सन है वो तो खुद ही एक न्यूक्लियर भट्टी है, मतलब फर्नेस है वो, तो वहीं पर तो सारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ से जो रेडिएशन, जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो गर्मी के तूफान निकलते हैं, उनकी वजह से आप अंतरिक्ष में 1 सेकेंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो बिना किसी गैजेट के, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से ऊपर जितना भी आपका क्षेत्र है वायुमंडल का, ये कैसा है, ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, जीने के लिए ये अनुकूल नहीं है। जीना तो छोड़िए, मशीनों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इससे ऊपर आप जाओगे तो इस वाली जो लेयर है, ठीक है, हमारा जो तापमंडल है, इसी में हमारे सारे उपग्रह होते हैं, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स हैं हमारे, जो कि अर्थ से हम बना कर रॉकेट से ऊपर भेजते हैं, ठीक है, हजारों सैटेलाइट है आज की तारीख में, तो वो सारे सैटेलाइट्स इसी जो आपका वायुमंडल का जो हिस्सा है इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उनको भी क्या सहना पड़ता है, रेडिएशन, और रेडिएशन स्पेस का सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है, और उससे इसीलिए उनको वैसा डिज़ाइन किया जाता है, वैसा उनको बनाया जाता है जिससे वो उसको सहन कर सके, ठीक है, बट हम लोग उसको सहन नहीं कर सकते हैं। फिर इससे देखो, अब इसके ऊपर की अगर बात करें तो लास्ट जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, एक्सोस्फीयर, ठीक है, जो कि जिसको हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बाहर का क्षेत्र है। और ये कहाँ से, ये कहाँ से है भाई, ये 640 किलोमीटर से लेकर 1000 या फिर 1600, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 1000 किलोमीटर तक है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 1600 किलोमीटर तक है, ठीक है, मतलब कि काफी लंबा एरिया है, ये भी 600 से 1000 या फिर 1600 किलोमीटर तक का ऊपर का एरिया है। और यहाँ पर कौन सी गैसेस होंगी, यहाँ पर सबसे लाइट गैसेस है। लाइट गैसेस कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसीलिए वो ज्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है, एक्सोस्फीयर में, ठीक है। जो हेवी गैसेस है उन पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट डालती है। मैंने शुरू में ही बताया था कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर होने का रीजन क्या है, अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी है वो गैसेस को बाइंड करके रखती है, उनको बांध के रखती है, जिनकी वजह से ही अर्थ पर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, या जो ऑब्जेक्ट उसका मास जितना कम होगा, ग्रेविटी उस पर इफेक्ट भी उतना ही कम लगाएगी। वैसे तो हाइड्रोजन हल्की गैस है, आप ऐसा समझ सकते हो कि हाइड्रोजन हल्की है इसलिए वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, जो भारी गैसेस है वो नीचे आ गई। अब हल्की भारी का मतलब, हल्की भारी का मतलब उसका एटम छोटा है। हाइड्रोजन के एटम में क्या है, हाइड्रोजन के एटम में केवल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हीलियम में क्या है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, फाइन। और ये जो गैसेस अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है या 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, और ये तो एक क्या बन गया, ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये तो हेवी होगा ही सही। तो एक्सोस्फीयर जो है हमारा 640 से 1000 किलोमीटर तक होता है, और इसमें जो हल्की गैसें हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी भी हल्की गैसें हैं वो पाई जाती हैं, ठीक। फिर आगे देखो तो इसमें और क्या खास बात होती है एक्सोस्फीयर में, इसके अंदर जो है हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड में आपको इधर बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम होता है। ये मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, जो कि किसके द्वारा बनता है, चुंबक के द्वारा बनता है। अब आप कहोगे कि भाई अर्थ में इतना बड़ा चुंबक कहाँ से आया, तो वो भी बताते हैं कि कहाँ से आया। ये मान लीजिए सन है, ठीक है, सन की जो रेज हैं, अब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो तो किसने रोकी थी, ओजोन लेयर ने रोक ली थी, ठीक है। बट अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे भी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें सन के अंदर होती है, ठीक है। सन में चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन, इन दोनों को जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देती है, स्पेस में उसको डेविएट कर देती है इस तरह से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर कहाँ चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उनकी जो दिशा है उसको मोड़ देती है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो तीव्रता है उसको कम कर देती है, ठीक है। अब अगर ये रेडिएशन या फिर ये जो चार्ज पार्टिकल है या जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो अगर अर्थ पर आ जाएं तो 1 सेकेंड में ही अर्थ की पूरी लाइफ क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा पहला सुरक्षा कवच है, हमारा फर्स्ट ये जो है ये हमारे लिए ओजोन लेयर से भी ऊपर होता है। ये मतलब ये तो खैर सरफेस से ही शुरू हो जाता है और ऊपर तक जाता है, तो ओजोन लेयर तक आने से पहले सन रेज को किसको पार करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को।
अब बात करें कि इसके फायदे तो मैंने बता दिए कि अब ये बनता कैसे है अर्थ पर। तो हमें पता है कि अर्थ के केंद्र में कई सारी भारी धातुएं हैं, जैसे कि आयरन है, ठीक है, इसके अलावा आयरन के अलावा और कौन सी ले सकते हैं हम, निकल है, इस तरह की भारी धातुएं हैं, ठीक है। अब वो क्या होती हैं, वो भारी धातुएं पिघली हुई अवस्था में, पिघली अवस्था में पिघलती कैसे हैं, हमें पता है कि अर्थ के अंदर से ज्वालामुखी भी फटता है, धरती के अंदर से क्या निकलती है, गरम गरम लावा गैसेस निकलती रहती हैं। तो अर्थ के अंदर इतनी हीट कहाँ से आती है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अर्थ जो है सन से ही गर्म हो रही है ना। तो अगर देखा जाए तो सन की जो रेज है वो अर्थ के सेंटर तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी मिट्टी है, पत्थर है, पानी है, सारा कुछ है। तो फिर भी अर्थ की जो सन की रेज है, जो सन की गर्मी है, वो पृथ्वी के केंद्र तक कैसे पहुंच गई, और पहुंच भी रही है और उसको गर्म भी कर रही है, और गर्म भी कितना कर रही है कि धातुएं पिघल रही है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, अर्थ के अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है, उसका रीजन होता है कि सन जो है उसकी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का प्रबल गुरुत्वाकर्षण अर्थ को हमेशा दबाता रहता है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप बार बार पुश करोगे और वो वापस अपने शेप में आने की कोशिश करती है, मतलब इस तरह से अर्थ को वो पुश करता रहता है, ठीक है। और इसी वजह से जैसे हम हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, अगर आप सुबह सुबह जॉगिंग करोगे, रनिंग करोगे या चलोगे फिरोगे तो बॉडी में गर्मी आती है। वैसे ही अगर अर्थ को कोई अर्थ की एक्सरसाइज करवा रहा है, कौन, सन, सन की जो ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है सन की, सन का प्रबल गुरुत्वाकर्षण अर्थ को क्या करता है, पृथ्वी को दबाता रहता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से गर्मी बनती रहती है। तो अर्थ के अंदर जो गर्मी बन रही है, उसी गर्मी से ये धातुएं पिघल जाती हैं और पिघलकर लिक्विड बन जाती हैं। फाइन, इतनी चीज क्लियर। अब इतने से भी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बनना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती कि साथ में अर्थ घूम भी तो रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने केंद्र पर या अपने अक्ष पर धरती घूमती रहती है, और उसी घूमने की वजह से, उसी स्पिन की वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। फाइन, हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी जब स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वैसे ही जब अर्थ स्पिन करती है, अर्थ के घूमने की वजह से प्लस उसकी हीट की वजह से धातुएं पिघल जाती हैं, और पिघलने की वजह से वो लिक्विड जो है हमेशा घूमता रहता है, और इसी वजह से अर्थ की जो चुंबकीय शक्ति है वो बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है, जिसका काम होता है सन से हमारी रक्षा करना, ठीक है। अब ये जो हीट अर्थ के अंदर बन रही है, इससे और भी कई सारी भूगर्भीय घटनाएं घटती रहती है। तो ये हमने बात कर ली बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें बचाने का काम कर रही है। तो कुल मिला के अर्थ पर जो जीवन संभव है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें ओजोन लेयर भी है, और उसमें वाटर भी है, पानी भी है, हवा भी है, जिनका सबका योगदान है, ठीक है। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है हमारा, ये पूरा एटमॉस्फेयर मिलकर अर्थ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, अर्थ पर जो जीवन है उसके लिए सुटेबल कंडीशंस जनरेट करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो फिर हम थोड़ी सी बात, अब देखो चूंकि ये जो ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ रेडिएशन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, या फिर वो स्पेस का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लगातार गिरता रहता है, और इनका एक ही काम है हमारी रक्षा करना और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बचा के रखना। मेन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है, वो हम उसको मान सकते हैं ओजोन लेयर तक, ठीक है। वैसे तो यहीं तक होता है, बट ओजोन लेयर तक हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी डेंसिटी होती है गैसेस की, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, इसी को बचाने के लिए, ये इसके ऊपर इतनी सारा जो भी हमने ये सब पढ़ा है, ये सब इसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम वापस हमारे इसी एटमॉस्फेयर पर। तो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं या एटमॉस्फेयर में होने वाली जो घटनाएं हैं, जिसको हमने लिखा है मौसमी घटनाएं, ठीक है, उन पर हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो क्या क्या मौसमी घटनाएं होती है भाई एटमॉस्फेयर में, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, विंटर का सीजन भी आता है, मतलब वही ठंड हो गया वो तो, है ना। क्या क्या होता है, बारिश का या जो भी चक्र होता है रेन का, वो हम सबको पता है कि कैसे होता है। पहले सन से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी जो है भाप बन के उड़ता रहता है, ऊपर वेपोराइज होता रहता है, और वही वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जाकर, जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, सॉरी ये हमारा सी वाटर है, समंदर है ना।
अब इस समंदर पर जब सन की रेस पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होकर जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में, ये लिखा मैंने H2O वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, बादल बना लेता है। ठीक है, क्योंकि हाइट पर हमने क्या बताया, हाइट पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है। मतलब ये जो वेपर है आपकी, ये बनी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पर क्रिएट हो रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि वातावरण का तापमान ऊपर की तरफ जाने पर कम हो रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने पर कम हो रहा है, तो ऊपर कंडेंस होकर, संघनित होकर ये बादल बनाती है, मतलब वापस पानी में बदल जाती है। ठीक है, अब पानी में जब बदल जाती है और जब उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको संभाल नहीं पाती है, देन आप कहोगे कि बारिश होना शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब कि बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। भाई ये जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, अब देखो ऐसा तो है ही नहीं कि हमें कोई एक गिलास पानी या फिर एक बर्तन भर के पानी को वेपोराइज करना है। यहाँ तो अथाह समुद्र है, बहुत सारा पानी है, तो वेपोराइजेशन में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पूरी अर्थ के जो सिस्टम है, पूरी अर्थ पर बारिश करानी है उसको। तो ठीक है, तो इसीलिए वेपोराइजेशन में भी बहुत टाइम लगेगा, और फिर रेन का सीजन भी कैसा होगा, लंबा चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर वेपोराइजेशन से बादल बने, फिर बादल वापस कंडेंस होकर के पानी बना लिए, ये हम सबको पता है, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि बादल कैसे बनता है और बारिश कैसे होती है। अब थोड़ा सा इसका रासायनिक पहलू देखेंगे, मतलब केमिकल जो इसका फेस है वो क्या होता है। देखो बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो वेपोराइजेशन हो रहा है, जो हीट बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो बढ़ती है, यहाँ पर आप देखोगे कि जब वेपोराइजेशन हो रहा है, मतलब पानी तो ऊपर बन के उड़ गया है ना, तो समंदर में जो आपका वाटर का लेवल है वो आप अगर कहोगे कि एक तरह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पानी तो उड़ रहा है। तो पानी उड़ने से, समंदर का पानी कम होने से क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। समुद्र के पानी में कई तरह के सॉल्ट होते हैं, जिनको हम नमक, अगर साधारण भाषा में बोले तो जो हम नमक यूज़ करते हैं वो नमक तो होता ही है, साथ ही में दूसरे कई सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, जो कि हेलोजेंस जितने भी हैं वो सारे क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, चाहे KCl हो, ठीक है, KF हो, NaF हो, इस तरह के कई सारे सॉल्ट होते हैं। तो ये सारे सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, मतलब समंदर के पानी को, समुद्र के पानी को अगर आप एक सॉल्यूशन माने, एक विलियन माने, तो उस विलियन में से लगातार जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो सांद्रण है वो बढ़ रहा है। सांद्रण बढ़ने का मतलब समंदर के पानी में नमक की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, सी वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होता है, इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि विंटर सीजन आ गया, सर्दी का मौसम आ गया। इसके पीछे और भी कई सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति में कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कारण होता है, भाई कोई भी काम होता है तो वो अनेकों कारण होते हैं, उसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अर्थ के अपने अक्ष पर झुके होने का भी इन्वॉल्वमेंट है, अर्थ के स्पिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, अर्थ के सूरज के चारों तरफ घूमने का भी इन्वॉल्वमेंट है, कई तरह के फैक्टर्स हैं, उन्हीं में से एक फैक्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि वातावरण में जल जो है वो ऊपर की तरफ गया, तो सी वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और इसी वजह से वो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करने लगता है, हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक, फिर आप देखोगे कि 4 महीने बारिश चलती है, तो बारिश का पानी ऑलरेडी बहकर कहाँ आना होता है, नदी, वापस नदियों के थ्रू समंदर में ही आना होता है। तो जैसे जैसे 4 महीने में और पूरे ठंड के मौसम भर नदियाँ अपना पानी बहा बहा कर कहाँ लाती हैं, समुद्र में डाल देती हैं, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन वापस क्या होने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है, मतलब घटने लगता है। सांद्रण, भाई पानी की मात्रा वापस उसमें आ गई, तो नमक की जो मात्रा है वो तो कहीं नहीं जानी है, क्योंकि नमक जो है वो वेपोराइज नहीं होता है, सॉल्ट वेपोराइज नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ पानी गया और पानी वापस आ गया। तो जब पानी वापस आया तो वो पहले जैसा हो गया, जिसकी वजह से उसने जो हीट एब्जॉर्ब की थी वो वापस वो रिलीज करने लगता है, और इसीलिए वापस से फिर समर का सीजन आ जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि गर्मियों का मौसम
या ठंड का मौसम या बारिश का मौसम इस नमक और पानी के कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं बट उनमें से एक ये भी फैक्टर होता है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कहा कि बारिश कैसे हुई, तो बारिश हुई है सॉल्ट के और वाटर का जो कंसंट्रेशन है या जो ये जो सॉल्यूशन है इसका जो कंसंट्रेशन है इसमें चेंज होने की वजह से मौसम की जो घटनाएं हैं वो होती है। क्लियर इतनी बात। तो ये तो हो गई बारिश की बात। फिर और मौसम में हमने ठंड की बात बताई, तो ठंड भी इसी तरह से चेंज होती है। अच्छा, उसका दूसरा कारण और भी है जो कि अब मैं इसको पूरा रब करने वाला हूँ और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो जल्दी से। अब देखो भाई, मौसम की जो घटनाएं हैं उनके घटित होने का एक और कारण होता है कि जो सूर्य है आपका, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है इस तरह से, ठीक है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसी होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतना सबको पता है। अब इससे मौसम में परिवर्तन कैसे होता है वो समझिए, ठीक है। अब अर्थ, चूंकि इसका मैं डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको दिखे वो अच्छे से। ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये इस तरह से झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो होता क्या है कि जब ये इस तरह से यहाँ पर है तो आप देखोगे कि अर्थ का ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये सन से ज़्यादा पास है, तो इस पर जो है वो गर्मी का सीजन रहेगा। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो सन से दूर है, चूंकि अर्थ ऐसी है, टिल्ड है, टेढ़ी है, ठीक है, झुकी हुई है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सन की रेस देर से पहुँच रही है, मतलब यहाँ पर ठंड का मौसम रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर गर्मियों का मौसम रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब अर्थ तो कंटिन्यूअस घूमती जा रही है, वो एक जगह तो फिक्स नहीं है। जब वो घूमकर मान लो इस तरफ आ गई, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि अर्थ जो है झुकी तो अभी भी इसी तरह से है, जैसे यहाँ पर थी वैसे ही यहाँ पर भी है, पर इसका जस्ट अपोजिट हो गया अब कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दूर चला गया और नीचे वाला जो हिस्सा है वो पास आ गया। मतलब कि अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से अर्थ पर मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर धरती अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो मौसम में परिवर्तन संभव नहीं था। और यही कारण है कि बहुत सारे ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर सीधा रोटेट कर रहे हैं, सीधा घूम रहे हैं, वो झुके हुए नहीं है। झुके हुए होने की वजह से धरती के सूरज की दूरी जो है वो सही होने की वजह से, धरती पर वायुमंडल होने की वजह से, पानी होने की वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अर्थ को इस तरह से जो है दोनों जो उसके ध्रुव है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन दोनों में अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल में गर्मी है तो साउथ पोल में क्या होगा, ठंड होगी। अगर साउथ पोल में गर्मी है तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, ठंड होगी। तो धरती का अपने अक्ष पर झुका होना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पर पूरी जो भी घटनाएं होती हैं भूगर्भीय वो सब परिवर्तित होंगी। और सूर्य जो है उससे अर्थ की जो दूरी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है अर्थ पर जीवन के होने का, ठीक है। चलो फिर ये हमने एक और रीज़न पढ़ लिया कि अर्थ पर मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, फाइन। तो ये कुछ मौसम की घटनाएं जैसे सर्दी, बारी, गर्मी, बिजली का चमकना। बिजली कैसे चमकती है भाई, अर्थ पर होने वाली जो लाइटनिंग है, जैसे बादलों में क्या जमा हुआ है, पानी, है ना। अब बादल बनता कैसे है, बादल बनता है वेपर के कंडेंस होने से, मतलब वाष्प के वापस से जमने के। जैसे वाष्प गैस होती है, जब वो वापस जम जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। अब बादल बिना धूल के कणों के बन नहीं सकता है, मतलब वातावरण में अगर धूल के कण नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल, तो बादल नहीं बन सकता है। अब डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे इसमें कि जो वेपर नीचे से बनकर आ रही है, ठीक है, उसको जमने के लिए कोई जगह चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म उसको कौन देता है, उसको ये धूल के कण देते हैं। अगर ये डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे तो वेपर कंडेंस किसके ऊपर होगी, क्योंकि कंडेंस होने के लिए कोई सरफेस तो चाहिए, कोई सतह तो चाहिए, इस जब भी उस पर कंडेंस होगी तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाकर वेपर कंडेंस होती है, जिसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं बादल के अंदर पूरे। हम देखते हैं ना कि जैसे बारिश जब होती है उसके बाद जो आपका स्काई है, आसमान है, पूरा साफ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो जो बारिश के जो बादल है उसी में तो सारे धूल के कण थे, वो सब नीचे आ गए, सब सेटल हो गए, इसलिए आसमान पूरा साफ दिखाई देता है। तो डस्ट के पार्टिकल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे बिजली कैसे बनती है कि जब ये पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं,
फ्रिक्शन करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो इसी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि बहुत सारे करोड़ों अरबों पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल से भी दो पार्टिकल आपस में टकराए या उन्होंने कोलाइड किया या फ्रिक्शन किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। और चूंकि इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वातावरण में बिजली भी चमकती है, वातावरण में बारिश होती है, वातावरण में गर्मी पड़ती है, और पेड़ पौधों की ग्रो के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है और साथ में हमारे लिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में होने वाली इन घटनाओं का प्रारंभिक रूप हमने आज देखा है। फिर इसको हम कल और डिटेल में अगले लेक्चर में और भी इससे होने वाली रिलेटेड कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम प्रदूषण पर बात करेंगे कि प्रदूषण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, किन किन वजहों से होता है, और इसके निवारण क्या है, कारण भी पढ़ेंगे, निवारण भी पढ़ेंगे। ठीक है।